हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ द ग्रेट अपराइजिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट and don't forget to click the bell icon so that whenever I post a new video, you get the notification. Thank you so much. So today we are going to study about the Great Uprising. तो Great Uprising का क्या मतलब है? तो यहाँ बात हो रही है इंडिया की मिड 19th सेंचुरी में, जब इंडिया was captured or was ruled by Britishers. So in the mid 19th century, Britishers tried to expand or capture India. So in mid 19th century, Britishers अपनी political power इंडिया में बढ़ाना चाहते थे. लार्ज पार्ट वॉज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तो ब्रिटिशर्स के अंदर ही लार्ज पार्ट इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ब्रिटिशर्स के अंदर ही था. फॉर एग्जाम्पल, एट दैट टाइम देयर वर मुगल एम्परर्स, राइट. तो उस समय मुगल एम्परर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, विच वॉज बहादुर शाह जफ़र. लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए ही मुग़ल रूलर थे, ना इनके पास कोई किंगडम था, ना टेरिटरी थी और ना ही कोई पावर था. किंगडम था बट कोई पावर नहीं थी और उनके अंडर कोई टेरिटरी भी नहीं थी. ठीक है. नाउ you have read in lesson 2 that Battle of Plassey was the first major British victory in the India. After that, the British slowly conquered the whole of India and began to systematically exploit it. So आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में. इस चैप्टर में एक्चुअली क्या था, बैटल ऑफ प्लासी वाज अकर्ड ऑन 23rd June 1757. 23rd June 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, विच अकर्ड बिटवीन सिराजुद्दौला and British East Indian Company, which was headed by Royal Cleave, right. तो इस बैटल में ऑब्वियसली ईस्ट इंडियन कंपनी की जीत हुई थी, जिसके बाद सिराजुद्दौला was defeated and his commander general Mir Zafar was appointed as the new Nawab. But he was also like a puppet only. He didn't have any power, एनी टेरिटरी. वो बस सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर काम करता था. ब्रिटिशर्स जो बोलते थे वही करता था. इनफैक्ट वो कुछ करता ही नहीं था, वो सिर्फ नाम का नवाब था. पूरी पावर, पूरी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर ही थी, राइट. Nearly 100 years of British presence in India had made all sections of Indian society very unhappy. तो 100 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया और इंडिया के लोग इससे बहुत दुखी हो गए थे. अब दुखी क्यों हो गए थे? व्हाट वाज द रीज़न? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न तो था कि हमारी धरती पर, हमारी कंट्री पर कोई बाहर के लोग रूल कर रहे हैं और हमारा उस पर कोई हक नहीं है. सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज, हमसे हमारे सारे राइट्स, हमसे हमारे सारे हक सब छीन ले गए थे. upper class people, which we call noblemen, right. उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली गई थी, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई थी. 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. तो नोबलमैन की उनसे ज़मींदारी छीन ली गई. अब जो लोअर क्लास पीपल है, विच आर पीजेंट्स, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, बिकॉज उनसे रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिशर्स करने लगे. अब रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते, कमाते तो इतना थे नहीं, तो एग्रीकल्चर से, खेती से जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट होता था वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे. और अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं भी हुआ है, जो भी उनको अनाज उनको मिला है, वो आधा से ज़्यादा और शायद पूरा अनाज वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे. अगर किसी महीने वो कुछ नहीं कर पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या कोई कैलामिटी की वजह से उस मंथ में कोई अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई और उनके पास कोई अनाज नहीं आया या उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं था, तो पीजेंट्स को जॉब से भी निकाल दिया जाता था. अब तो ये बात होगी पीजेंट्स की. अब इंडिया के क्राफ्ट्समैन की क्या थी? इंडिया के क्राफ्ट्समैन की इकोनॉमिक कंडीशन तो और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी. क्यों? क्योंकि उनके काम
के आड़े आ गए थे ब्रिटिश मशीनरीज, जो ब्रिटिशर्स अपने साथ मशीनरी लाए थे फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया में यूजुअली हाथ से काम बहुत होता था, हैंडक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी। यहाँ पर जो भी लोग काम करते थे वो हाथ से करते थे, राइट। तो अब जब मशीन आई तो ऑब्वियसली मशीन ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी कम टाइम में, और चीपर भी थी, जिसकी वजह से इंडिया के लोग भी ऑब्वियसली ये बात है कि वो चीपर गुड्स को ख़रीदते थे। एज वेल एज ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनके जो गुड्स और जो प्रोडक्शन हुआ मटेरियल का वो एक्सपोर्ट कर देते थे, तो उधर से उनको रेवेन्यू जनरेट होता था। और जो हमारे लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन थे, उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, ठीक है। तो इन सब को देख के लोग बहुत गुस्सा थे। अब ये लोग तो चलो नॉर्मल सिटीजन्स थे, सिपॉयज और द सोल्जर्स जो ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे, उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोल्जर्स, राइट। उनको भी कोई अच्छी उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, उनको भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। सो इनफैक्ट ये सब चीज़ें थी जो इंडियंस के अंदर रिवोल्ट और रिवेंज की आग बढ़ा दी। एंड दिस वाज द पॉइंट where revolt against Britishers started and the causes of uprising occurred. Now what were the causes of uprising? अब ये देखते हैं, अब एक एक करके सारे कॉजेज़ देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कॉज आता है वो है आपका इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक कॉज में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं पीजेंट्स की, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया है वो है लोअर क्लास पीपल एंड पीजेंट्स। पहली बात तो वो इतना कमाते भी नहीं थे, और जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ इंडिया में तो उनकी हालत तो सभी लोगों से बहुत बुरी हो गई। कैसे हुई? और पीजेंट्स बहुत सफ़र करते थे, जहाँ वो प्रोडक्शन करते थे उनको पैसा देना पड़ता था आधे से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को, और अगर प्रोडक्शन पैसा नहीं है तो अपनी अनाज देने पड़ता था, और अगर कभी अनाज भी ना दे पाए और पैसा भी ना दे पाए तो उनसे उनकी ज़मीन भी छीन ली जाती थी। और अब वो ज़मीन पे कैसे किसके काम करते थे वो भी कोई परमानेंट नहीं था, क्योंकि ज़मींदारी भी छीन ली गई थी लोगों से। जो अपर क्लास पीपल थे उनके पास खुद के कोई खेत भी उस टाइम नहीं होते थे, तो वो कहाँ पर कैसे रेंट पर किसी के दूसरे के खेत में काम करके अनाज उगाते थे, उसके हिसाब से वो ब्रिटिशर्स को देते थे। तो ये सब प्रोसेस, इनफैक्ट पीजेंट्स की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब तो ये बात हो गई पीजेंट्स की। अब बात करते हैं आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन की। मैंने आपको बताया ही था कि ब्रिटिश मशीन्स ले आए थे जिससे गुड्स और कपड़ों के मैन्युफैक्चर होते थे, जिसकी वजह से इंडिया में भी लोग सबसे ज़्यादा उसे ही प्रेफर करने लग गए। एंड ये गुड्स जो थे प्रोड्यूस होते थे, ये बाहर एक्सपोर्ट भी होने लग गए, क्योंकि चीपर होते थे। तो ऑब्वियसली जो चीप चीज़ होगी हम उसे ही ख़रीदेंगे, सस्ती चीज़ को इंसान ख़रीदता है। तो इसी की वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से रुइन हो गई। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है ओल्ड रूलिंग क्लासेस। अब जो हमारे रूलिंग क्लासेस मतलब आपके जो पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, जो रिलीजियस आपको ज्ञान देते हैं, कल्चरल प्रोफेसर्स जो होते हैं, म्यूजिशियंस, पोएट्स, आर्ट की तरफ बेसिकली जो होते हैं, उनका काम भी छीन लिया गया। उनकी लाइवलीहुड में भी बहुत बुरा असर पड़ा। नाउ दिस वाज अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज़। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। सो पॉलिटिकली क्यों रिवोल्ट शुरू हुआ? तो ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी कि वो टेरिटरीज़ को कैप्चर करेंगे और वहाँ पर जो वहाँ के राजा हैं उनको बस बैठाए रखेंगे, लेकिन रूल ब्रिटिशर्स का चलेगा। यही हो रहा था मुगल्स में टाइम पे। मैंने अभी आपको बहादुर शाह जफ़र का एग्जाम्पल दिया। सब्सिडरी अलाइंसेस होने लग गए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी पॉलिसी ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे वो थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है?
ये ऐसी पॉलिसी है कि अगर किसी कारणवश किसी राजा के खुद के कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई सक्सेसर नहीं है, और उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद उनका कोई फ्यूचर सक्सेसर नहीं है, ना भाई और कोई है नहीं उस किंगडम को, उस डायनेस्टी को संभालने वाला, तो ऑटोमेटिकली वो जो डायनेस्टी है वो ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ले लेते थे। और यही सबसे बड़ा रीज़न है विच वॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एंड ब्रिटिशर्स के बीच में अनबन हुई। सो एज यू ऑल नो, रानी लक्ष्मीबाई के खुद के भी कोई बच्चे नहीं थे, एंड शी हैड अडॉप्टेड अ सन। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू कैप्चर झांसी अंडर देम, बट Rani Lakshmibai was against it, and she tried her level best to keep Jhansi away from the Britishers. ये स्टोरी तो हम सबको पता है। अब अवध की बात करते हैं। तो अवध में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब जिसके बाद अवध के जो नवाब थे, ठीक है, वो हमेशा लॉयल थे ब्रिटिशर्स को। उन्होंने मान लिया था कि हाँ भाई हम डिफीट हो गए, लेकिन ब्रिटिशर्स इतने अच्छे नहीं थे कि वो भी एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें नवाब के साथ। वो उन्होंने बैकस्टैप कर दिया नवाब को, उनका कोई अच्छा इंटेंशन नहीं था। ये बस पीपल के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाहते थे और इंडियंस को हर तरीके से सिर्फ इंसल्ट करना चाहते थे। अब ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल कॉज। नाउ वील गो टू द सोशल कॉज। तो सोशल कॉज में अगर देखा जाए तो ये तो हम ज़रूर कहेंगे कि ब्रिटिशर्स व फार अहेड, बहुत ही मॉडर्नाइज हो गए थे समय से पहले एज़ कम्पेयर टू इंडिया। प्रोग्रेसिव थिंग्स करते थे, और इंडिया में भी उन्होंने कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव थिंग्स किया था, विच वॉज बैनिंग ऑफ सती प्रथा को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था, एज़ वेल एज़ विडो रीमैरिज उन्होंने लागू कर दिया था कि जो भी विडो होगी उसकी दोबारा शादी हो सकती है। इन फैक्ट उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के बारे में भी सोचा था। दे इंकरेज वुमेन टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, पढ़ाना उनको सीखा। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर इतना अच्छा क्यों हो गए, इतने अच्छे से हम लोग से क्यों बिहेव कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, ताकि हम फ्यूचर में उन्हें रिज़ल्ट दे सकें। तो अब जब ये पढ़ाई लिखाई उन पर भारी पड़ने लग गई, तब आपको पता चलेगा ना। अब ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में शुरू किया था। कैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया था? डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में वैसे भी होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो नेक्स्ट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया। तो 1853 में रेलवे इंडिया में आ गया था, मतलब रेलवेज़ व इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। भारत में 1853 में आ गया था, लेकिन फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट था वो सिर्फ बुक था ब्रिटिशर्स के लिए। इंडियन पीपल को फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना अलाउड ही नहीं था। ना अपर क्लास पीपल, लोअर कास्ट पीपल तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ ब्रिटिशर्स अपर क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर सकते थे। सो व्हेन द टाइम केम द एजुकेटेड इंडियंस टर्न्ड अगेंस्ट ब्रिटिश। अब क्या होने लगा? अब जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे थे, पहले तो ब्रिटिशर्स लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे, अब क्या कर रहे थे? जो इंडियन में जो एजुकेटेड लोग थे उनको उनके हिसाब से कोई जॉब इंडिया में नहीं मिल रही थी, हाई पोस्ट, हाई प्रोफेशनल जॉब्स उन्हें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से जो एजुकेटेड पीपल थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। अब रिलीजियस कॉज क्या हुआ? अब रिलीजियस में जो मेन रीज़न था वो था ब्रिटिशर्स इंडियंस को अपने रिलीजन में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना चाहते थे। कुछ इंडियंस डर के मारे कन्वर्ट हो भी गए, लेकिन कुछ ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, बिकॉज वो दे वर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर रिलीजन। ठीक है, आप
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एज़ यू नो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। तो कोई भी अगर आपको ज़बरदस्ती अपना रिलीजन बदलने में मजबूर करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। दैट्स वॉज द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से इंडियंस ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए। अब नाउ मिलिट्री कॉज क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडियन जो सोल्जर्स आर्मी में थे उनको भी कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इंडियन सोल्जर्स और सिपाहीज formed the bulk of the company army in India. As they were part of the society, they too suffered the consequences of the oppressive British rule. अब क्या होता था, इंडियन सोल्जर्स जो थे वो भी इक्वल काम करते थे जितना ब्रिटिश सोल्जर्स करते थे, लेकिन इंडियन सोल्जर्स को कभी भी उनका प्रोग्रेस नहीं होता था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ना उनकी तनख्वाह बढ़ती थी, ना वेजेस बढ़ते थे, और ना ही उनकी वो पोस्ट बढ़ती थी। वो तब भी आपके क्या कहते हैं उस दिन, इंडियन सोल्जर्स हमेशा सूबेदार ही रहते थे, उनकी पोस्ट नहीं बढ़ती थी। सो दिस वाज आल्सो द मेन रीज़न। ठीक है, नाउ इमीडिएट कॉज क्या था? There was a widespread discontentment against the British rule. By 1857, the stage was set for the massive outbreak. Only a spark was needed to set the country ablaze. A rifle cartridge provided that spark. अब ये तो baby steps थे which was a reason for revolt against Britishers. लेकिन इस चीज़ को आग तब मिली जब राइफल कार्ट्रिज इंडिया में आया। अब ये क्या है राइफल कार्ट्रिज, मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट लाया। इट वाज अ न्यू राइफल which was called Enfield rifle. A new rifle had been introduced in the army at this time. It was called an Enfield rifle or Enfield Pritchett rifle, as Enfield, which is in England, was the place where it was manufactured, and Pritchett was the person who had designed its bullet. The cartridges of this rifle were covered with a greased paper wrapper. The sepoy had to bite off the greased wrapper before loading the cartridge, which consider gunpowder and an iron ball into the rifle. News spread that the grease was made from the fat of cows and pigs. Hindus consider cows sacred. They neither kill it nor they eat beef. Muslims consider the pig dirty and do not eat pork. Hence, sepoys of both communities were enraged, and such disrespect shown from their religious sentiments. They felt that it was an attempt to make them outcast. अब सब चीज़ तो चल रही थी, लेकिन जब जो आपकी राइफल कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस हुई थी, जो जिसे हम कारतूस कहते हैं, दैट वाज मेड बाय मीट ऑफ काउ एंड फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। अब गाय और पिग्स के, तो हिंदू कल्चर में गाय को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, एंड इनफैक्ट मुस्लिम्स पिग को छूते भी नहीं है बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ डर्टी and they won't like to eat pork also. तो दोनों के आपने सेंटिमेंट्स को उनकी अटैक किया, हिंदूज़ के रिलीजन सेंटिमेंट को, एंड ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स के भी आपने सेंटिमेंट को हर्ट किया. सो दिस वाज द बर्निंग पॉइंट जो अब रिवोल्ट लोगों के अंदर जगने लगा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिवोल्ट. और इंडियंस को लगने लगा कि ये हमें हमारे देश से निकालना चाहते हैं और या तो हमें हमारे देश में नौकर बना के रखना चाहते हैं. नाउ बिगनिंग ऑफ द अपराइजिंग. अब इस कारतूस इंसिडेंट के खिलाफ जो पहली आवाज़ उठी थी वो हम सब जानते हैं, वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. आप लोग ने अगर मंगल पांडे वाली फ़िल्म देखी है जो आमिर खान ने की थी तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी. अगर नहीं देखी है तो अब उससे आप देख लें, इंटरेस्टिंग भी होगी और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएगी.
So who was Mangal Pandey? So Mangal Pandey was the sepoy of the 5th company of the 34 Native Infantry Regiment which was in Barakpur. ठीक है, तो वो 5th company of the 34 Native Infantry Regiment के सोल्जर थे. ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या किया? ही फायर्ड हिज ब्रिटिश कमांडर एंड आस्क्ड द अदर सीपॉय टू जॉइन हिम टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी. इन सब को देखते कि मुंह से काट के डालना पड़ता था, इन सब चीज़ों को देख के और बाकी जो सर्कमस्टेंसेस ब्रिटिशर्स इंडिया पर ला रहे थे, सबको देख के मंगल पांडे ने अपने सीनियर ब्रिटिशर को गोली मार दी और अपने जो इंडियन सोल्जर्स थे, फ्रेंड्स थे, उनसे बोला कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए और हमें इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए. लेकिन एक आदमी की आवाज़ से कुछ होने वाला नहीं था, बट इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से ऑन 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी हो गई. लेकिन जो वो चाहते थे, वो जो एक स्पार्क था, वो सभी लोगों में ज़िंदा था. इनफैक्ट मंगल पांडे की डेथ के बाद लोगों के अंदर और गुस्सा भर गया, जिसके बाद ऑन 24 अप्रैल 85 सिपॉयज़ ऑन 24 अप्रैल 85 सिपॉयज़ ऑफ द 3rd बंगाल लाइट कैवलरी स्टेटेड एट मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ कार्ट्रिजेस. अब ये लोग खिलाफ हो गए कि हम ये कार्ट्रिज यूज़ नहीं करेंगे. एंड देन ऑन 9th May दे वर पब्लिकली ह्यूमिलेटेड. लेकिन ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मारने थे. वो रिवोल्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स चुप रहते, ऐसा नहीं होने वाला था. ब्रिटिशर्स ने उन सभी सिपॉयज़ को ह्यूमिलेट किया, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया और उन्हें जेल भेज दिया. सो दिस वाज द वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते थे. ऑन 10th May these soldiers raised the banner of revolt. लेकिन अब इंडियंस भी चुप रहने वाले नहीं थे. 10 मई को उन्होंने बैनर लेके खड़े हुए, उन्होंने रास्ते पे निकल गए फॉर द रिवोल्ट. They killed the British officers, released the imprisoned sepoys, seized the arms and ammunition, and set the fire to the British properties. This was the beginning of the biggest armed resistance since the establishment of the Company Raj. तो अब लोगों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस है उसको जला दिया. जो उनके दोस्त सिपॉयज़ जेल में बंद थे उनको रिलीज़ किया. सो दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट. इसके बाद क्या हुआ? जो सिपॉयज़ थे वो दिल्ली गए. दिल्ली में जाके उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को फिर से दिल्ली का और उनको कंट्रोल दे दिया और उन्हें वहाँ का राजा घोषित कर दिया. तो ये तो था आज के वीडियो में. इसका अगला वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अभी मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.